फातमी भी हारते हैं और सिद्दीकी भी हारते हैं और फैयाज साहब भी हारते हैं, सब हार जाते हैं। जब सन ऑफ मल्ला राजनीति कर सकते हैं, सन ऑफ मांझी कर सकते हैं, सन ऑफ यादव कर सकते हैं, सन ऑफ कुर्मी कर सकते हैं, सन ऑफ कोरी कर सकते हैं, तो सन ऑफ सीमांचल, सन ऑफ मुसलमान, सन ऑफ मिथिलांचल भी कर सकते हैं। नीतीश जी सिर्फ मोदी से बैर है, ना नीतीश जी को आरएसएस से बैर है, ना बीजेपी से बैर है। और नीतीश जी बी टीम एमआईएम को बोलते हैं, अरे आपकी तो जिंदगी की शुरुआत भाजपा के साथ हुई है। आपने जब गोधरा जल रहा था तो नीतीश जी अटल कैबिनेट में थे, मोदी जी को प्रधानमंत्री पहला बार बोलने वाला शख्स नीतीश कुमार है। एमआईएम डंके की चोट पर शहाबुद्दीन परिवार के साथ है और आगे भी रहेगी, फैसला उनको लेना है। लोगों ने मदद किया, आज कोई नहीं दिखता। आज गफूर साहब की फैमिली नहीं दिख रही है, शहाबुद्दीन साहब की फैमिली नहीं दिख रही है, अनवारुल हक साहब की फैमिली नहीं दिखती है, तस्लीम साहब की फैमिली नहीं दिखती, सिर्फ दिखता है लालू जी। पहले आपके दोनों साहब साला साहब ने सत्ता चलाया, आज दोनों बेटा साहब चला रहे, बताइए हिस्सेदारी कहाँ। साहब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अभी दरभंगा दौरे पर आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है आपका? दरभंगा में जो हमारे जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव हैं कलाम साहब, और जिला अध्यक्ष पूरी जो दरभंगा की यूनिट है, कार्यक्रम रखी है मलिकपुर में, उसी के उसमें आए हैं। और दरभंगा तो क्योंकि सीमांचल और मिथिलांचल की एक अलग रगबत है, और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ही मजबूती से दरभंगा हो, मधुबनी हो, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, ये जो चारों जिला आपका है इसमें काम कर रही है। और आपने देखा भी कि कलाम साहब जब से आए हैं तब से पार्टी को मजबूती मिली है और मुखलिस है, इनकी टीम भी मुखलिस है, और इन्होंने दूसरी सेकुलर जमात में काम किया है और वहाँ का तजुर्बा और यहाँ का तजुर्बा इनको बेहतर पता है। और अभी हैदराबाद से भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी पूरी बिहार की युवा इकाई मिली थी, और दरभंगा की भी टीम कलाम साहब के साथ गई थी। अभी दरभंगा में ऐसे चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है, कई लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो एमआईएम इसमें कहाँ है? देखिए, हम भी पॉलिटिकल पार्टी, हम कोई एनजीओ तो है नहीं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दूसरी पार्टी रजिस्टर्ड है, उससे एमआईएम भी रजिस्टर्ड। हम भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लालू जी कहते थे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज जो जातीय जनगणना में सब कुछ एज क्लियर एज क्रिस्टल है। अब बतलाइए कि चपरासी क्वार्टर से शीश महल किसने पहुंचा दिया। अब आप मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात आई है तो उनको भी देना पड़ेगा, दलितों की हिस्सेदारी की बात आई उनको भी देना पड़ेगा, हर वो तबकात को हिस्सा देना पड़ेगा। कि आप आज जातीय जनगणना का आपका यही उद्देश्य था। आज बिहार में रायन बिरादरी है, बिहार में सुरजापुरी है, कुलैया है, सेकड़ा है, और क्या कहते हैं अंसारी बिरादरी। आप देख लीजिए मंत्रालय में 20% आबादी रखने वाला आदमी सिर्फ 5 मंत्रालय रखा हुआ है, और 14% में 13 मंत्रालय। स्पीकर भी आप ही बन जाते हैं, हर मलाई आप ही खा रहे हैं, एक आदमी 5-5 मंत्रालय रखे हुए हैं। इसी से सर एक सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या आप लोग इसको इम्प्लीमेंट सही ढंग से हो जातीय जनगणना, इसको लेकर एमआईएम बिहार में कुछ प्रदर्शन करेगी? क्योंकि चुनाव में देखना होगा कि कितनी सीटें जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों को उतारती हैं। हमने अभी मुख्यमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग का बुलाया था नीतीश जी ने, उसमें अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि 27% ओबीसी कोटा है, उसमें आप माइनॉरिटी कम्युनिटी का सब कोटा दे दीजिए। अभी 2-3% में मामला सड़ट जाता है, जैसे तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, माइनॉरिटी आंध्रा में सब कोटा है, उसी तरह आप सब कोटा दे दीजिए। क्योंकि सच्चर कमीशन, रघुनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट आपके सामने, ये भारत सरकार का और सरकारी रिपोर्ट है। उसने कहता है मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, तो भाई एक तबका पिछड़ा है, दबा कुचला है, तो उसको हिस्सेदारी दीजिए। और लालू जी को तो खास देना चाहिए, नीतीश जी को भी देना चाहिए। 2.5-3% होके 8 बार मुख्यमंत्री बन गए। लालू जी के लिए तो अगर बोनांजा है तो सबसे ज्यादा लालू परिवार को है। कोई गरीब यादव उनके साथ नहीं दिखता है, कोई गरीब दलित पिछड़ा नहीं दिखता है, उनको सिर्फ दिखता है उनका बेटा। दोनों अनमोल रतन जो हैं, जो इत्तेफाक से एक नन मैट्रिक है और एक शायद 12th है, दोनों को 5-5 मंत्रालय, 6-6 मंत्रालय घर में दिए हुए। राज्यसभा भी अपनी पुत्री ही को आप दिए हैं, आप पत्नी ही आपकी विधान परिषद में लीडर रहेंगी, आप रहिएगा सब कुछ। 4 पेंशन तो ले ही रहे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और जेपी आंदोलन का भी पेंशन मिल रहा है। तो लालू जी को तो दिल बड़ा करना पड़ेगा ना। वो जो वेटनरी कॉलेज का चपरासी क्वार्टर तो याद होना ना चाहिए, उसमें भी किस लोगों ने मदद की, आज कोई नहीं दिखता। आज गफूर साहब की फैमिली नहीं दिख रही है, शहाबुद्दीन साहब की फैमिली नहीं दिख रही है, अनवारुल हक साहब की फैमिली नहीं दिखती है, तस्लीम साहब की फैमिली नहीं दिखती, सिर्फ दिखता है लालू जी। पहले आपके दोनों साहब साला साहब ने सत्ता चलाया, आज दोनों बेटा साहब चला रहे, बताइए हिस्सेदारी कहाँ है। एडवाइजर भी आप परदेसी यादव को रखे हुए हैं, कोई बिहार का यादव आपको नहीं दिख रहा है क्या? जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, आपका वकालत मनोज झा जी करेंगे। एक वोट उनके बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है, उनको आप राज्यसभा दे दिए हैं। एक भी दलित को जदयू ने आज तक, किसी दलित को और राजद ने आज तक जब से पार्टी बनी है इन लोगों ने राज्यसभा नहीं भेजा।
आपने शहाबुद्दीन साहब का जिक्र किया, तो क्या एमआईएम का सहानुभूति शहाबुद्दीन परिवार के साथ है? एमआईएम डंके की चोट पर शहाबुद्दीन परिवार के साथ है और आगे भी रहेगी। फैसला उनको लेना है। सारण ही नहीं, पूरे बिहार में उनके परिवार का एक दबदबा है और एक पहचान है। और शहाबुद्दीन साहब ने राष्ट्रीय जनता दल को सींचा है, अपने खून पसीना से सींचा है। ये बेशक लालू परिवार एहसान फरामोश है। इन्होंने उस दिन जब शहाबुद्दीन साहब दुनिया से गए, वो दिल्ली में थे, तेजस्वी तेज प्रताप दोनों इनके साहबजादे दिल्ली में थे, लेकिन उनकी मैयत पर जाना, लालू जी चलिए बीमार थे, रबड़ी जी बीमार थी, मीसा जी चलिए लेडीज थी, लेकिन ये दोनों साहब, ये दोनों जो उनके अनमोल रतन है, इनको जाना चाहिए था, ये नहीं गए। आज भी देख लीजिए उनके घर पर संकट आया, कभी नहीं दिखते हैं ये लोग। ये बतलाइए कि इनके एक पुण्य तिथि में तेजस्वी यादव से एक ट्वीट नहीं होता है। जिस इनको वो दिन भूल तेजस्वी यादव याद करे, या अपने मामा से पूछे या लालू जी और रबड़ी जी से पूछे कि क्या कहते हैं 2000 में सरकार किसने बनाया। अरे नीतीश कुमार बेशक परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, चाहे दुनिया कुछ भी बोलते, शहाबुद्दीन साहब ने सही कहा था कि परिस्थिति के मुख्यमंत्री। अब स्टूल पर चढ़कर 2020 में मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश जी बने। अभी स्टूल पर चढ़कर कौन मुख्यमंत्री बना है? सबसे बड़ी पार्टी राजद है, जबकि मेरे ही एमएलए को तोड़ के बनी है राजद। उस वक्त यही हाल था, 2005 में यही हाल था, 2000 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तब भी यही हाल था। नीतीश जी सिर्फ मोदी से बैर है, ना नीतीश जी को आरएसएस से बैर है, ना बीजेपी से बैर है। नीतीश जी अगर बैर रहता बीजेपी और इस आरएसएस से, तो हर्षवर्धन राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर कैसे रहते? आप शरद यादव जी, उनको किडनी डायलिसिस में था, उस आदमी की राज्यसभा सदस्यता खत्म कराने के लिए नीतीश जी ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया और सदस्यता उस बुजुर्ग आदमी का ले लिया। घर तक खाली करना पड़ा, दुनिया से भी वो आदमी चले गए। लेकिन हर्षवर्धन अभी इनके जो बैठे हुए हैं डिप्टी स्पीकर बनकर, और नीतीश जी बी टीम एमआईएम को बोलते हैं, अरे आपकी तो जिंदगी की शुरुआत भाजपा के साथ हुई है। आपने जब गोधरा जल रहा था तो नीतीश जी अटल कैबिनेट में थे, मोदी जी को प्रधानमंत्री पहला बार बोलने वाला नीतीश कुमार है। असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुछ बातें हुई हैं नशा से? नहीं, हम देखिए, बाजाप्ते प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब लगातार टच में हैं, और हमारे जो ऑब्जर्वर हैं वो टच में, हम लोग लगातार टच में हैं। अगर वो आते हैं तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे। हर वो लोग का, सुन लीजिए, ये सिर्फ शहाबुद्दीन परिवार का ही नहीं, हर वो लोग जो राजद, जदयू, कांग्रेस में ठगा महसूस कर रहा है, या मुस्लिम लीडरशिप में, या किस पिछड़ा, अति पिछड़ा, या इवन स्वर्ण जात में, अगर आपको लगता है, अगर आपके साथ आपने 10 साल, 20 साल, 18 साल, 25 साल आपने दे दिया, आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां पर संजय झा जी का स्कोप है, जिनका कोई वोट नहीं है इस महागठबंधन को, उनका स्कोप है। वहां पर संजय झा जी कल तक भाजपा में थे, नीतीश, अरुण जेटली जी ने भेजा यहां पर, ये देश जानता है। आप देखिए, इसमें छुपी भी बात है। ये नीतीश जी 24 के बाद, ये तो प्रशांत किशोर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, 2024 के बाद नीतीश जी का अस्तित्व नहीं रहेगा। नीतीश जी क्या स्टैंड तो क्लियर, आज फिलिस्तीन के मुद्दे पे नीतीश जी नहीं बोलते हैं, मणिपुर के मुद्दे पे नीतीश जी नहीं बोलते हैं, 8 नेवल ऑफिसर को फांसी की सजा कतर में दे रही है मोदी सरकार, कुछ नहीं करे, नीतीश जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपके बगल में मौलाना साद साहब सीतामढ़ी के, उनको मार दिया गया, 1 रुपया आज तक नीतीश सरकार ने, और इसके जमा खान और पैजामा खान ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। उसके बाद इसी तरह जो एक गोली मारा ट्रेन में, वो भी बिस्पी का रहने वाला था, उसको आज तक बिहार सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। और ये मुसलमानों का हमदर्द बनती है। रमजान में टोपी लगाने से और गमछा लगाने से और मुशायरा कराने से क्या मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी? आप हिस्सेदारी कहां दे रहे हैं? माइनॉरिटी बजट क्या है? तेलंगाना पूरे भारत में सबसे छोटा राज्य में से आता है। तेलंगाना में माइनॉरिटी का बजट 2200 करोड़ रुपया है, और बिहार में 600 करोड़ रुपया भी नहीं। सर, इसी से एक सवाल है कि मुसलमानों ने भी तो अपना केवाला एक तरीके से आरजेडी को कर दिया, यही तो आप उस केवाले को फाड़ने का काम। भाई, हम केवाला नहीं, हम नई रजिस्ट्री बोल रहे हैं कि अब 21वीं सदी है, नई रजिस्ट्री करवाइए, नई प्लॉटिंग होगी, क्योंकि जातीय जनगणना आ गया है। अब वो जो पुराना चलता था कि बिना इंची टेप के, बिना अमीन के, नपाई के आप जो जमीन बोल देते थे, मेरा अब वो नहीं है। अब पूरा इंची टेप से पता चल गया है कि मुसलमान को कितना है और आपको कितना है। अब वो दिन गया आपका, जो आप पुराना केवाला चलता था ब्रिटिशर्स के जमाने में। अब देश आजाद हो गया है, अभी हिस्सेदारी होगी, इंसाफ होगा, और सबको हम देना चाहते हैं। एमआईएम ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, एमआईएम सबकी करती है। हाँ, मुसलमानों की इसलिए करती है कि मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है। आप आजादी के वक्त 40% नौकरी में थे, आज मुसलमान कम्युनिटी से 1.5-2% सिर्फ नौकरी में है, तो हिस्सेदारी तो बोलेंगे ना भाई। सवाल यही है कि क्या इस हिस्सेदारी को मुसलमान अपने समझे, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप लोग कुछ जागरूकता कार्यक्रम दरभंगा में करेंगे? देखिए, अभी टाउन हॉल में कलाम साहब ने प्रोग्राम शानदार करवाया था, जिसमें हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब आए थे। लगातार जिला अध्यक्ष के साथ पूरी टीम दरभंगा हो, मधुबनी हो, झंझारपुर हो, सीतामढ़ी, समस्तीपुर में काम करिए, जो मिथिलांचल का दिल है। हर जिला में आप देख लीजिए,
जब सन ऑफ मल्ला राजनीति कर सकते हैं, सन ऑफ मांझी कर सकते हैं, सन ऑफ यादव कर सकते हैं, सन ऑफ कुर्मी कर सकते हैं, सन ऑफ कोरी कर सकते हैं, तो सन ऑफ सीमांचल, सन ऑफ मुसलमान, सन ऑफ मिथिलांचल भी कर सकता है। आपकी नजर में अगला सन ऑफ मुसलमान कौन है बिहार? नहीं, हम सन ऑफ मुसलमान, हम सन ऑफ इंसाफ की बात कर रहे हैं। आज सीमांचल की आवाम का हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इतने कम वक्त में 6 एमएलए एमआईएम को दिया, चाहे आपका बहादुरगंज हो, कोचा दामन हो, किशनगंज हो, अमोर हो, बायसी हो, इस आवाम ने इतने कम वक्त में 6 एमएलए दिया। न मांझी जी को दिया, न मुकेश जी को दिया, न सीपीआई को दिया, न सीपीएम को दिया। हमने बिना किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन के अपने उस आवाम का शुक्रिया कि उन्होंने एक मैसेज दिया। आज अख्तरुल ईमान साहब हर एक मुद्दे पर अगर बिहार विधानसभा में कोई बोलता है, उस शख्स का नाम अख्तरुल ईमान। तो मुसलमानों में कि ये मैसेज है कि हम वोट एमआईएम को देते हैं, लेकिन उसके पार्टी के नेता जो विधायक चुन कर आते हैं वो वफादारी साबित नहीं करते हैं और फिर उसी पार्टी में चले जाते हैं जिनके खिलाफ उन्होंने उनको जिताया। भाई जिसमें ईमान है उसका नाम अख्तरुल ईमान है। इमाम तो आपके साथ है। अब हो सकता है मीर जाफर मीर सादिक क्या कीजिएगा, उसका कोई का टीपू सुल्तान को धोखा दिया, सिराजुद्दौला को धोखा दिया, जयचंद ने धोखा दिया, अब उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी चली गई, कांग्रेस का ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा लेके चले गए, तो क्या कीजिएगा, पार्टी बंद कर देंगे? एक सवाल है ये कि सबसे बड़ा आरोप लगता है आपकी पार्टी पे, एआईएमआईएम पे, कि आप लोग भाजपा की बी टीम, ये आरोप शुरू से लगते हुआ है। और आप लोग जिस तरह से अपनी राजनीति को लेकर बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं ज्यादातर खास तौर से, तो ऐसे में मुसलमानों में एक मैसेज है कहीं ना कहीं कि आप लोग कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, उसके लिए फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हैं और उसके पास कहीं ना कहीं एक ऐसी मजबूरी जैसी दिखती है कि नहीं, एआईएमआईएम को हमको नहीं जाना है, हमको कहीं और जाना है। तो ये जो आरोप है आपके ऊपर और इस तरह का जो परसेप्शन बना हुआ है, इसको कैसे तोड़ेंगे आप? सुनिए, आप 18 सीट पे एक भी सीट आप दिखा दीजिए जिसमें मेरे वोट के चलते बीजेपी जीत गई। हम 18 सीट पे लड़े थे, एक भी सीट पे होना वोट का इंपेरिकल डाटा होगा ना। और यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम क्या थे? जब सोनिया जी और मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के बगल में जब हम बैठते थे तब हम क्या थे? जब राष्ट्रपति का मीरा कुमार का चुनाव हुआ हमने वोट दिया, हमने प्रणब मुखर्जी के वक्त में वोट दिया, हमने कांग्रेस को हमेशा वोट दिया। जगन की सरकार, वाईएसआर की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार, रोसैया की सरकार को हमने साथ दिया, तब हम क्या थे? आज बीजेपी के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा कोई मर्द मुजाहिद बोलता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। क़यामत के सुबह तक मेरे से बीजेपी का डिफरेंस रहेगा, क़यामत के सुबह तक। आप चलिए, ये मायावती भी रही है बीजेपी के साथ, तृणमूल कांग्रेस भी रहा है बीजेपी के साथ, लालू जी ने अपनी सरकार पहली बार बनाई है 34 एमएलए का समर्थन लेके, वो बीजेपी के एमएलए के साथ। नीतीश कुमार जिंदगी अपना अभी आखिरी फेज पर है, राजनीतिक संन्यास लेने पर है, तो जिंदगी भर बीजेपी के साथ नीतीश जी रहे, वो हमको बोलेंगे। आज एनसीपी में जो प्रफुल्ल पटेल पहला मीटिंग में पटना में आते हैं, दूसरा मीटिंग बीजेपी में रहते हैं, वो हमको बोलेंगे। जो अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे पर एक लफ्ज आज तक नहीं है आदमी बोलता है, वो हमको बोलेंगे। जिनका आधा कुंभा चला गया बीजेपी, वो हमको बोलेंगे। आप बताइए कि हम कब बीजेपी के साथ रहे? हम तो बोलते हैं कि आप एक बार भी सिद्ध तो कीजिए। और यूपीए 1 यूपीए 2 जब भी जरूर, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा जाना पड़ा, महाराष्ट्र में मेरा 2 एमएलए कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा दिया। और आज हम बीआरएस के साथ वहां पर हैं, हमने वहां पे 12,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी पे खर्च हुआ, ये केसीआर की सरकार में, जिसमें 6,000 करोड़ तालीम में खर्च हुआ। बतला दीजिए कि आपको शमशुल हुदा में मदरसा में बहाली नहीं, उर्दू टीटी की बहाली नहीं, उर्दू अनुवादक की बहाली नहीं, उर्दू एकेडमी 7 साल से बंद, उर्दू मशावरती बोर्ड बंद। आप बतलाइए कहां है हिस्सेदारी? न मुसलमान डीएम, न एसपी, न बीडीओ, न सीओ, न डीएसपी, न थाना प्रभारी, सब तो लालू जी रखे हुए अपने घर में। पहले आरसीपी लेते थे, अब संजय यादव लेते हैं। पहले आरसीपी टैक्स चलता था, अब संजय यादव टैक्स चलता है। क्या बिहार में कोई यादव पढ़ा लिखा नहीं था क्या, जो संजय यादव को हरियाणा से लालू जी को लाना पड़ा, तेजस्वी यादव को? यहां का भी तो यादव पढ़ा लिखा। देखिए हमारी वफादारी, ललित यादव जीत जाते हैं, ललित यादव जीत जाते हैं, मशकूर भी हारते हैं, फातमी भी हारते हैं, और सिद्दीकी भी हारते हैं, और फैयाज साहब भी हारते हैं, सब हार जाते हैं। लेकिन मेरे मुद्दे पर अगर तेजस्वी यादव नहीं बोलेंगे, शहाबुद्दीन साहब के परिवार पर पूछा गया, चुप्पी साध गए, मणिपुर पे चुप्पी साध गए, यहाँ मौलाना साद पे चुप्पी साध गए, आरपीएफ का गोली मारा हमने, वहां तेलंगाना में नौकरी, पैसा, 2 BHK फ्लैट दिया। बतलाइए तेजस्वी यादव ने कितना दिया? आप मेरे मुद्दे पे, मॉब लिंचिंग हुआ जमीरुद्दीन का छपरा में, तो कुछ नहीं बोले, बाबर का हुआ कुछ नहीं बोले, आपके दरभंगा में माइनॉरिटी का अध्यक्ष को मारा गया,
कांग्रेस का अख्तर उल इमान साहब ने बोला मदरसा उसमें अजीजिया को जलाया गया, कुछ नहीं बोले। अभी छपरा में हुआ, अभी जो विसर्जन के दौरान एक लफ्ज तेजस्वी नहीं बोले। बेगूसराय में हुआ, बलिया में तेजस्वी एक लफ्ज नहीं बोले। सिर्फ हमें टोपी नहीं चाहिए, जो आप टोपी पहन के रमजान में आप दिखावा करते क्यों करते हैं आप भाई? कौन बोलता है आपको ड्रामा करने? कौन बोलता है आपको अफ्तार पार्टी देने? माइनॉरिटी का बजट 2.25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, सबसे कम अगर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी का बजट है तो बिहार में। तो क्या ये बात बोलना गुनाह है क्या? संविधान हमें अधिकार देता है, जब मोहल्ला कम्युनिटी अपनी बात कर सकती है, मांझी कर सकता है, कुर्मी कर सकता है, कोरी कर सकता है, तो मुसलमान भी कर सकता है। ये संवैधानिक अधिकार है। चलिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में दरभंगा, खासतौर से दरभंगा में आप हैं भी, और दरभंगा की सीट काफी हॉट मानी जाती है। इस सीट पे आपकी पार्टी क्या सोच विचार? देखिए, हम इसका फैसला दारुसलाम में होगा, और जो भी होगा बेहतर होगा। हमने नेशनल एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया है कि अब सीमांचल के बाहर इंशाल्लाह एमआईएम चुनाव लड़ेगी, और पूरे बिहार में मेरा मिथिलांचल हो, मेरा मगध प्रमंडल हो, मेरा चंपारण प्रमंडल हो, मेरा भागलपुर प्रमंडल हो, चाहे पटना प्रमंडल हो, एमआईएम चुनाव इंशाल्लाह लड़ेगी। इसका लेकिन फैसला दारुसलाम से होगा। आखिरी सवाल की असदुद्दीन ओवैसी की दरभंगा में असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी तेलंगाना में चुनाव चल रहा है, इंशाल्लाह तेलंगाना में चुनाव में फतेह होगा। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद दरभंगा के मुकद्दस सरजमीं पर मिथिलांचल पर जरूर होगी इंशाल्लाह।